आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास के सवालों पर हम लोग सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या सवाल हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमको आज सॉल्व करने हैं। चलिए, ये है आज की क्लास का पहला सवाल, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्या सवाल कह रहा है। कहा गया है एन ओपन बकेट मेड ऑफ मेटल इज इन। ओपन बकेट का मतलब क्या है? बकेट का मतलब बाल्टी और ओपन का मतलब ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ओपन बकेट मेड ऑफ मेटल इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन which is superimposed on a hollow cylindrical base। ठीक है, कहा गया है कि एक बिना ढक्कन वाली बाल्टी है और ये बाल्टी एक खोखले बेलन के ऊपर एक शंकु के छिन्नक को रखकर बनाई गई है। एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक फ्रस्टम ऑफ कोन को रखकर बनाई गई है एक बाल्टी। ठीक, ये पहली लाइन का ये मतलब है। If the diameters of the two circular ends of this bucket are 45 centimeter and 25 centimeter, इस पूरे शेप का यानी कि जो बाल्टी है, इस बाल्टी में जो दो वृत्तीय सिरे होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो इन दोनों वृत्तीय सिरों का यानी कि इन दोनों सर्कुलर एजेस का, सर्कुलर जो एंड्स हैं, उनकी रेडियसेस जो हैं, नहीं डायमीटर्स, उनके डायमीटर्स जो हैं यानी कि व्यास क्रमशः 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यानी बाल्टी का जो ऊपरी सिरा होता है बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। तो ऊपर वाले का डायमीटर 45 है और नीचे वाले का डायमीटर, नीचे वाले गोले का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर है। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, और बाल्टी की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। बकेट की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? वो आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर्स। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। बाल्टी का जो नीचे का बेलनाकार सिरा है, जो खोखला बेलन नीचे लगा हुआ है छिन्नक के नीचे, उस बेलनाकार सिरे की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब पूरी बाल्टी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और उसमें जो नीचे वाला बेलनाकार हिस्सा है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। So find the area of the metal sheet used in making the bucket। पहली बात, यानी बाल्टी को बनाने में जितनी मेटल शीट लगेगी, जितनी धातु की शीट लगेगी, उस शीट का एरिया बताइए। वही जो आपने अभी पिछले सवाल में लगाया कि बाल्टी को बनाने में कुल कितनी चादर लगेगी। तो जितना बाल्टी का वक्र पृष्ठ होगा, सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस होगा उतने सरफेस को कवर, मतलब वो उस सरफेस में पूरी मेटल शीट ही लगी होगी। तो जितना सरफेस होगा उतनी मेटल शीट, जितना सरफेस एरिया उतना मेटल शीट होगा। और दूसरी बात बताइए, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी हेल्ड इन दिस बकेट। इस बाल्टी में जितना पानी आ सकता है उस पानी का आयतन भी निकालिए। अब देखिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन इसका आप लगा चुके हैं कि बाल्टी को बनाने में कुल कितनी मेटल शीट लगेगी, तो ये तो आप ठीक ठीक लगा ले जाएंगे। लेकिन जब आप आयतन की बात करेंगे कि इस बाल्टी में कुल कितना पानी आएगा, तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर, इसमें एक चीज बहुत छोटी सी है जो गलत कर देंगे, जो मिस कर जाएंगे। बाल्टी की कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, वो उस शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, बाल्टी का नहीं निकालेंगे। देखिएगा, अभी जब वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो थोड़ा सा अगर ध्यान आपका बटेगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने में। ठीक है, तो चलिए आइए हम चलते हैं। मतलब अगर पूरे सवाल को अगर एक बार में समझा जाए तो एक बाल्टी है, बाल्टी जो है वो किस शेप की है? पहली बात तो बाल्टी में ढक्कन नहीं है ऊपर। दूसरी बात, बाल्टी का जो शेप है वो कैसा है? एक खोखला बेलन है और उस खोखले बेलन के ऊपर एक फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कि शंकु का छिन्नक रख दिया गया है, उससे एक बाल्टी बनाई गई है। उसकी बाल्टी में कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी दे रखी है वो देखेंगे। बाल्टी को बनाने में टोटल कितनी चादर लगी ये आप बताइए, और बाल्टी में कुल कितना पानी आएगा ये बताइए। दोनों बातें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाल्टी बना लेंगे। सबसे पहले एक बेहतरीन सी बाल्टी बनाइए।
ऐसे ही तो होती है बाल्टी। ये बाल्टी का ऊपर वाला वृत्तीय सिरा हो गया, और ये बाल्टी का नीचे वाला वृत्तीय सिरा हो गया। और ये भी हो गया, ये सबसे नीचे वाला बेलन का वृत्तीय सिरा हो गया। ये बाल्टी हो गई। इस बाल्टी में क्या क्या दे रखा है ये आप बना लीजिए जरा। क्या क्या दिया गया है बाल्टी में? ऊपर और नीचे वाले सिरों का डायमीटर दे रखा है। सबसे पहले ऊपर वाले का 45 सेंटीमीटर, ये है आपका 45 सेंटीमीटर्स। नीचे वाले का यहां बना लीजिए 25 सेंटीमीटर। पूरी बाल्टी की हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। नीचे वाला सिलेंड्रिकल बेस जो है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी ही बातें आपको दे रखी हैं। अब आपको सारी चीजें निकालनी। सबसे पहले बाल्टी में कितनी चादर लगेगी ये निकालना है, तो इसके लिए वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ के लिए आपको नीचे वाले का एरिया निकालना पड़ेगा, और मतलब नीचे वाले का वक्रपृष्ठ और इस ऊपर वाले शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले के लिए तो आपको 2 पाई आर एच चाहिए। आर आपको इस 25 से मिल जाएगा, एच आपको 6 मालूम है। ऊपर वाले का निकालने के लिए आपको R1 चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए और L चाहिए। L नहीं है आपके पास, H भी नहीं है आपके पास, लेकिन H आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पूरी हाइट 30 है और बेलन की 6 है, तो फ्रस्टम की कितनी बचेगी? ये बचेगी 24 सेंटीमीटर। 30 में से 6 घट जाएगी, 24 बचेगी। ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस इसकी? है 45/2 सेंटीमीटर। ये 25 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 25/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 25/2, ये रेडियस 45/2। हाइट इसकी h हो गई। R1 R2 मालूम है, h पता है, तो L आप निकाल लेंगे। और जब L भी निकल आएगा, R1 R2 L निकल आएगा, तो इसका आप वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। उसके बाद आयतन निकालेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बात, जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लीजिए आप। बाल्टी के ऊपरी सिरे का व्यास 45 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R1 इक्वल टू 45/2 सेंटीमीटर। बाल्टी के निचले सिरे का व्यास कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर।
इसलिए त्रिज्या बराबर 25/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 बराबर। ठीक, और यही क्या होगी, यही बेलन की त्रिज्या भी होगी। होगी कि नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो बाल्टी के निचले सिरे की त्रिज्या होगी यही तो इस नीचे वाले बेलन की त्रिज्या होगी। तो बाल्टी के निचले की सिरे की त्रिज्या जो R2 है 25/2, यही इस बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी नीचे वाले की। ठीक है, और क्या दे रखा है, बाल्टी की कुल ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो नीचे बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई। छिन्नक मतलब ऊपरी सिरे की ऊंचाई। तीस माइनस 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छिन्नक की ऊंचाई आ गई। अब छिन्नक की ऊंचाई आपको मिल गई, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई आप L मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए L। लिखेंगे माना बाल्टी के छिन्नक भाग की तिर्यक ऊंचाई L है, ये हमने मान लिया। तो अगर तिर्यक ऊंचाई L है तो L का फार्मूला क्या होता है, इसलिए L बराबर अंडर रूट क्या होता है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। H का मतलब इसकी ऊंचाई। इसको आप H कह दीजिए, बेलन की ऊंचाई को H मत कहिए, इसको आप H कह दीजिए, इसको आप कुछ और कह दीजिए, H2 कह दीजिए कि R2 इसकी त्रिज्या है, इसको H1 कह दीजिए, H1 स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 क्या है, R1 कितना है 45 45/2 माइनस 25/2 का होल स्क्वायर प्लस H1 का मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 45 में से 25 चला गया तो 20 बचा। ठीक, 20 का और 20 का आधा 10 बचा, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ये आ गया 676, ये होता है 26 का। L आ गया आपका 26 सेंटीमीटर। ये 26 का स्क्वायर रूट होता है, इसको दे 26 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका आगे L आपको मिल गया। अब आपके पास R1 है, R2 है, L है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका छिन्नक का वक्र प्रस्थ निकाल सकते हैं। अच्छा, आप छिन्नक का ऐसा करिए, अलग मत निकालिए, आप सब एक साथ लिखेंगे पूरी लाइन। इस पूरी लाइन, इस पूरे इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें ले लीजिए, और फिर मैं इसको साफ करूंगा क्योंकि इसको आगे लगाना है।
चलिए देखिए, अब देखिएगा पूरी बाल्टी का वक्रपृष्ठ एक साथ लिखेंगे। बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त कुल टिन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाल्टी के सभी अलग अलग पार्ट्स का वक्रपृष्ठ आप निकाल लीजिए। क्या होगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। अब यहां पर भी दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। इसको बनाने में टोटल कितनी टिन की चादर लगी ये आपसे पूछा गया, इसका वक्रपृष्ठ नहीं पूछा गया है। टोटल कितनी चादर लगी उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और नीचे वाले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। क्या ऊपर वाले और नीचे वाले का वक्रपृष्ठ निकालकर जोड़ दीजिए, क्या बस इतनी ही टिन की चादर इसमें लगेगी? सोच के बताइए। बाल्टी इसको सोचिएगा, इस शेप मत सोचिएगा सिर्फ। अगर ये एक बाल्टी है तो इस बाल्टी को बनाने में जो टोटल चादर लगेगी क्या वो इतनी ही होगी कि इस ये जो ऊपर छिन्नक है इस छिन्नक का जो आवरण है वो, और प्लस नीचे जो बेलन है उस बेलन का आवरण, मतलब वक्रपृष्ठ का मतलब क्या, इसके चारों तरफ जो चादर लग रही है। वक्रपृष्ठ का मतलब क्लियर है ना, शुरू पहले चैप्टर मतलब जब ये शुरू हुआ था तब से बात चलती चली आ रही है कि किसी भी शेप का जब वक्रपृष्ठ आप निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसका मतलब उसमें टोटल चारों तरफ उसके क्या सरफेस, जो चारों तरफ वाला सरफेस है वही वक्रपृष्ठ होता है। तो बाल्टी को बनाने में टोटल कितनी टिन की चादर लगी ये निकालने के लिए अगर आप बाल्टी का वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं तो यानी छिन्नक के चारों तरफ का सरफेस, ये छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो गया, और प्लस बेलन के चारों तरफ का सरफेस, ये बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया, और दोनों वक्रपृष्ठों को जब जोड़ेंगे तो बाल्टी में लगी हुई टोटल टिन की चादर निकल आएगी। क्या इसके अलावा और भी टिन बाल्टी में लगानी पड़ेगी कहीं? वक्रपृष्ठों की बात करें तो जब छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, छिन्नक के चारों तरफ जितनी टिन लगी वो आ गई। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो बेलन इस नीचे वाले पोर्शन में नीचे गोल गोल जितनी टिन लगी वो आ गई। क्या इसके अलावा और टिन भी कहीं पे लगेगी बाल्टी बनाने में, ये आपको समझना है। अगर और कहीं पे कोई जरा सी भी टिन लगेगी तो उसका एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल टिन बतानी है कितनी लगी, टोटल शीट बतानी है कितनी लगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बाल्टी है, जब आप वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो वक्रपृष्ठ का मतलब चारों तरफ का सरफेस निकालते हैं आप, ठीक। तो जब छिन्नक का आपने वक्रपृष्ठ निकाला तो छिन्नक के चारों ओर का सरफेस तो निकाल लिया, यानी छिन्नक बाल्टी का जब ऊपर वाला हिस्सा बन रहा था तो चारों तरफ कितनी चादर लगी ये तो हमको पता चल गया। फिर इस चादर में इसके नीचे एक खोखला बेलन जोड़ दिया गया उसमें, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमने निकाला तो बेलन के चारों तरफ कितनी चादर लगी ये हमको पता चल गया। अब अगर बाल्टी बनाने में इतनी ही टिन की चादर लगी तो इस बाल्टी में क्या पानी रख पाएंगे आप? क्योंकि बाहर से टिन की चादर तो हमने लगा दी, ऊपर छिन्नक में लगाई और नीचे बेलन के आकार में लगाई, लेकिन बाल्टी में जब ऊपर से पानी डालेंगे तो उस पानी को रोकने के लिए कोई सपोर्ट तो अभी आपने लगाया ही नहीं, क्योंकि बेलन तो खोखला है। बेलन का तो चारों तरफ, केवल बेलन में चारों तरफ वाले सरफेस पर ही तो टिन आपने लगाई है। अगर बेलन का केवल वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब बेलन के चारों तरफ वाला सरफेस ही तो आपने बनाया है, ना तो ऊपर वाला आधार बनाया ना नीचे वाला आधार बनाया। बात समझ रहे हैं? बेलन के वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है, बेलन के वक्रपृष्ठ में ना तो ऊपर वाला आधार आता है और ना नीचे वाला आधार आता है। ये आपको मैंने बेलन के फॉर्मूले समझाए थे तो बताया था। वक्रपृष्ठ का मतलब बेलन के चारों तरफ का सरफेस, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमने निकाला तो यानी चारों तरफ का सरफेस निकाल लिया, लेकिन अभी बीच में जो सपोर्ट डालना है, जो सपोर्ट पानी को रोकेगा, क्योंकि एक बाल्टी है मात्र एक शेप नहीं है, तो बाल्टी है तो बाल्टी में पानी के रुकने की व्यवस्था भी तो करेंगे। तो बाल्टी में पानी के रुकने की व्यवस्था के लिए छिन्नक और बेलन जहां पर एक दूसरे को मिल रहे हैं वहां पर एक वृत्ताकार, क्योंकि इनका आधार क्या है वृत्ताकार, तो वहां पर एक वृत्ताकार शीट भी तो लगानी पड़ेगी जो इन दोनों के बीच में अवरोधक का काम करेगा। जब पानी ऊपर से डाला जाएगा तो इसी शीट पे तो रुकेगा।
बाल्टी में नीचे एक शीट होती कि नहीं होती, तो इसका मतलब वो शीट भी उसी टिन से बनेगी जिस टिन से बाल्टी बनी है। तो यानी बाल्टी को बनाने में टोटल जो टिन लगेगी उसमें ऊपर के छिन्नक को बनाने में जो सरफेस लगेगा वो छिन्नक का वक्र पृष्ठ, नीचे बेलन को बनाने में जो चारों तरफ बेलन का सरफेस लगेगा, जो चादर लगेगी बाल्टी में, बेलन के चारों तरफ चादर लगेगी, वो बेलन का वक्र पृष्ठ, और छिन्नक और बेलन के ज्वाइंट पर एक वृत्ताकार जो है आधार एक वृत्ताकार आधार लगाया जाएगा जो पानी को रोकेगा वो। तो यानी उस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वृत्ताकार आधार भी टिन का ही बना होगा। तो ये वाला जो आधार होगा इसको भी तो आपको टिन से बनाना पड़ेगा, तभी यही तो पानी को रोकेगा। तो यानी इसका वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ प्लस इस वाली वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जो पानी को रोकेगी, क्योंकि ये बाल्टी है। तो क्या लिखेंगे? बेलन के ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल या छिन्नक के नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब तक एक टिन की प्लेट डाली नहीं जाएगी तब तक बाल्टी का अस्तित्व ही नहीं बनेगा, उसमें पानी नहीं निकलेगा। तो इसलिए उस प्लेट का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा कि आपको टोटल प्रयुक्त टिन बतानी है। बस ये बात समझने वाली थी, ये सबसे अहम बात थी जो समझने वाली थी, जो आप पिछला सवाल आपने जैसे लगाया है उसी आधार पे आप इसको झोंक के चले जाते और आप कहते कि हमने सवाल बिल्कुल सही लगाया, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाता। तो अब छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई एल R1 प्लस R2। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई R2 H2 प्लस बेलन के ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई को ऐसे ही बना रहने दीजिए। एल कितना आया है? 26। R1 कितना है? 45/2। R2 कितना है? 25/2। फिर 2 पाई को ऐसे ही बना रहने दीजिए। R2 है 25/2। H2 कितना है? ऊंचाई 6 और पाई को ऐसे ही बना रहने दीजिए। R2 कितना है? 25/2 का स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। बहुत बड़ा सा सवाल था ये, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, कहते हैं इसे। क्या होगा देखिए, इसको जरा ओरल करिएगा। 40 20 60 और 5 5 10 70। 45 25 70 हो जाएंगे। 70 का आधा 70/2 का आधा कितना हो जाएगा? 35। 35 × 26। ये मत करिएगा, 70 को 70 ही रहने दीजिए। 2 से इस 26 को काट देंगे तो 13 आएगा। तो ये आएगा आपका 13 पाई इंटू, भाई 2 से 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 26 को काट देंगे 13 आएगा पाई, और ये हो जाएगा 70 प्लस यहां पर आएगा 25 छक्का 150 पाई प्लस ये 25 का स्क्वायर 625/4 पाई। 4 आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28। 13 इंटू 4 सत्ते 28। 13 चक्कू 52 करिए। 13 चक्कू 52 इंटू 70 प्लस 4 एलसीएम लेंगे। 15 चक्कू 60 प्लस 625 पाई कॉमन मिला और अपॉन 4 बाहर रहा। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 दूनी 14 और 1 बचा, 7 बचे 35 और 1 36। 6 और 6 1225 इंटू पाई बाई
4। ये आपका आ जाएगा 5 और 0 मिलके 5 हो जाएगा, 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा, 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा। 4865 इंटू π/4। अब आप ये देख लीजिए कि आंसर कैसा है, पाई में दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है। सॉल्व किया गया है, तो जब सॉल्व किया गया है तो सॉल्व कर लीजिए। पाई इंटू 1216.25, इसको काटिए जरा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 1216.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, पाई में भी छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। पाई की वैल्यू रख के गुणा भाग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी मतलब टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 22 से इसको गुणा करेंगे, फिर 7 से काटेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बाल्टी को बनाने में टोटल कितनी चादर लगेगी वो हमने निकाल लिया। चादर में जो ट्विस्ट था वो सिर्फ यही था कि चादर में केवल वक्रपृष्ठ से काम नहीं चलेगा। केवल वक्रपृष्ठ अगर निकालेंगे तो ये आकार तो बन जाएगा लेकिन बाल्टी नहीं बनेगी। बाल्टी बनाने के लिए इसमें बीच में एक प्लेट डालनी पड़ेगी और उस प्लेट का एरिया भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट भी उसी टिन की बनेगी और टोटल टिन का एरिया आपको निकालना है, तो प्लेट में जितनी टिन लगी वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये बात आ गई। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब इसी का भी सेकेंड पार्ट एक बाकी है, अभी एक सवाल खत्म नहीं हुआ है। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें आयतन भी आपको निकालना। आपसे पूछा गया है कि बाल्टी में टोटल कितना पानी आएगा ये भी बताइए, और इसमें भी एक ट्विस्ट है छोटा सा, बाल्टी में टोटल कितना पानी आएगा ये भी आप बताइए। तो देखिए बाल्टी में कितना पानी आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए अब बाल्टी में पानी आएगा यानी बाल्टी का आयतन निकालना है। तो आयतन में भी जब बच्चे जल्दबाजी में निकालेंगे तो क्या कहेंगे, बाल्टी का आयतन निकालना है, बाल्टी है ये, तो हम छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे और प्लस बेलन का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर गलत हो जाएंगे आप, ऐसा नहीं है। अभी जब आपने बाल्टी बनाई तो बाल्टी बनाते समय यहाँ पर एक आपने येलो कलर से जो इंडिकेट, देखिए एक प्लेट लगाई। इस प्लेट का काम क्या है, जो पानी ऊपर से आप डालेंगे वो नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे चला जाएगा तो नीचे तो खोखला बेलन था, नीचे तो प्लेट लगी ही नहीं, तो पानी फिर नीचे चला जाएगा, पानी बाल्टी में रुकेगा ही नहीं। तो जब ये प्लेट लगी हुई है तो जब पानी आप यहाँ से डालेंगे तो बाल्टी में टोटल जो पानी भरेगा वो बाल्टी के छिन्नक वाले भाग में ही केवल भरेगा, बेलन वाले भाग में पानी नहीं जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्टी में टोटल पानी का आयतन कितना है, तो आप कहेंगे बाल्टी के छिन्नक वाले पोर्शन में जितना पानी आएगा वही बाल्टी में टोटल पानी का आयतन होगा। तो बाल्टी के छिन्नक वाले भाग का आप आयतन निकाल लीजिए, बस वही बाल्टी में आने वाले कुल पानी का आयतन होगा। बात समझ में आई? चलिए, अगर आई है समझ में तो शुरू करिए। क्या करेंगे, बाल्टी में आने वाले कुल पानी का आयतन बराबर किसके बराबर होगा, छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। और छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ऐसा होता है फार्मूला छिन्नक के आयतन का। 1/3 पाई बना रहेगा, h कितना है, छिन्नक के लिए h जो है वो आप यूज करेंगे, छिन्नक की ऊंचाई है 24, R1 स्क्वायर (45/2 स्क्वायर प्लस 25/2 स्क्वायर प्लस 45/2 इंटू 25/2।
सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी चीजें कट रही हैं। 3 अट्ठे 24, तो ये 8 पाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 45 का स्क्वायर कितना होगा? 5 पचे 25 और 4 पंचे 20, 20 25 बटे 4, 25 का स्क्वायर 625 बटे 2 का स्क्वायर 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 25 का, तो मल्टीप्लाई करिए। 25 पचे कितना होगा? 25 चक्कू 100, 25 पचे 125, 125 का 5, 12 हासिल चले रहेगा। 25 पचे 125, 12, 25 चक्कू 100, 100 और 12 112 और बटे 4। तो आयतन कितना आ जाएगा? V बराबर 8 पाई, 1/4 कॉमन मिल जाएगा और इनटू इन सबको आप ऐड कर लीजिएगा, तो 5 5 10, 5 15, 15 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 1 6 7, 7 और 0 7, 1 और 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैंसिल हो गया इससे, 4 दूनी 8, ये इससे कैंसिल हुआ था यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, तो ये V इक्वल टू हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर 2 सत्ते 14 और 1 15, और फिर 2 तिहाई 6 और 1 7 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना टोटल पानी इसमें आएगा, ये इसमें आने वाले पानी का आयतन हो गया। ठीक है, 23,728.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पाई की वैल्यू रख के सॉल्व किया गया है। अब आप रखना चाहें अगर पाई की वैल्यू तो रख लीजिए, लेकिन टाइम बहुत हो गया है यार। अगला क्वेश्चन देख लें क्या है, फिर बताएं वैल्यू रखें या ना रखें। अगले क्वेश्चन में भी टाइम लगना है काफ़ी। चलिए आइए वैल्यू रख ही लेते हैं एक में। तो क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू रख लीजिए 7550 इंटू 22/7। यहाँ क्या करिए, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 0 0 हो जाएगी। ठीक है, 22 पंचे 110 होगा, 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, 22 पंचे 110, 110 का 0 11 रहेगा हासिल। 22 पंचे 110 फिर से होगा, 110 में 11 जुड़ेगा तो 121 हो जाएगा। 121 का 1, 12 हासिल रहेगा। 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, 154। 154 में कितना जुड़ेगा, 12, 154 10 164 और 2 166। ये 22 0 0 22, ठीक। और बटे में 100। देखिए इसको काट के अगर सही आ रहा है तो ठीक, नहीं सही आ रहा तो अपने आप कैलकुलेशन चेक करिएगा। ठीक है, v इक्वल टू कितना आएगा काट के, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा, 26 हुआ, 7 तिया 21, सही तो आ रहा है कुछ कुछ, 7 तिया 21, 5 बचा 51, तो 7 सत्ती 49, 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है सही आ रहा है, 7 दूनी 14, 6 बचा, कितने हो गए, 7 दूनी 14 ये चला गया, फिर 7 तिया 21 में ये चला गया, फिर 7 सत्ती 49 में ये चला गया, फिर 7 दूनी 14 में ये चला गया, और फिर 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। बाल्टी में आने वाले टोटल पानी का आयतन हमको मिल गया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन पानी जो होगा वो सेंटीमीटर या मीटर में तो नापा नहीं जाएगा,
पानी का जो मेजरमेंट होगा, लिक्विड का जो मेजरमेंट होगा वो लीटर या मिलीलीटर में होगा, और आप क्योंकि आपके जो चीजें मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर मीटर में है, तो सेंटीमीटर में आपको मिला है। तो बाल्टी में जो टोटल पानी आएगा उसका वॉल्यूम है 23,728.57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि पानी का वॉल्यूम पूछा गया तो इसको आप लीटर में बताइए, और लीटर का वो क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, देखिए होता क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो इतने 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। इसलिए पानी का आयतन लीटर में बराबर 23,728.57 बटे 1000 लीटर, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, 23.72857 लीटर, इतना पानी बाल्टी में टोटल आएगा। देखिए बहुत बड़ा बढ़िया शानदार सवाल था, बाल्टी ने कमाल कर दिया, पूरी क्लास लेकर चली गई। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से फटाक से, फिर अगला एक और सवाल लगाया जाए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए फटाफट, समझिए और लगाना शुरू करिए, फिगर बनाइए। चलिए आइए पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड एपेक्स एंगल 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। ठीक, while the plane is parallel to the base of the cone। ठीक है, if the frustum of the cone obtained is converted into a wire of diameter 1/16 centimeter, then find the length of wire। आज दोनों ही सवाल बहुत खतरनाक है, खतरनाक का मतलब बहुत बड़े बड़े, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक राइट सर्कुलर कोन है, एक शंकु है ये इस तरीके से, ठीक है, और इस शंकु का जो शीर्ष कोण है वो 60 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है, शीर्ष कोण जो है वो आपका 60 डिग्री दे रखा है, और कहा गया है इसको इस कोण की हाइट के जस्ट आधे से, मतलब हाइट जितनी भी है उसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट से एक प्लेन के द्वारा, जो प्लेन आधार के यानी बेस के पैरेलल यानी समांतर है, उससे इसको काट दिया गया। ठीक है, काट कर इसको अलग कर दिया गया, ये लीजिए अलग हो गया। जो बचा, क्या बचा, शंकु का छिन्नक बचा, फ्रस्टम ऑफ कोन बचा। जो बचा इससे एक वायर बनाया गया, इससे एक वायर बनाया गया, इस बात का क्या मतलब है, इसको पिघलाया गया, पिघलाकर जो मटेरियल जो धातु मिली हमको उससे एक वायर बनाया गया, तार बनाया गया, और उस वायर का डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है। जो तार बनाया जा रहा है उस तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उस वायर की लंबाई, जो वायर बनाया गया है वो टोटल कितना लंबा बनाया जा सकता है। कब, जब उस वायर को बनाने में यूज्ड मटेरियल जो है वो इस शंकु के छिन्नक को पिघलाकर किया गया है। बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया होगा। एक बड़ा सा शंकु था, उस शंकु का शीर्ष कोण आपको दे रखा था, उस शंकु को उसकी हाइट के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से काट कर अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद जो नीचे शेष बचा, जो ये बचा आपका एरिया, जो छिन्नक बचा, उस छिन्नक को पिघलाकर एक तार बनाया गया। जो तार बनाया गया उस तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है, तो उस तार की लंबाई आप बताइए। तो सीधी सी बात है, जो छिन्नक ये होगा, इस छिन्नक का आयतन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होगा, वो इससे बनाए गए तार के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो जितना मटेरियल इसमें है उसी पूरे के पूरे उसी मटेरियल से तार बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। छिन्नक का आयतन और बने हुए तार का आयतन हम बराबर लेंगे, वहां से हमको तार की लंबाई मिल जाएगी। ठीक, ऐसे सवाल, ऐसे बहुत सैकड़ों सवाल आप लगा चुके हैं, मैं आपको लगवा चुका हूँ।
चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप शंकु बनाइए। ये शंकु हो गया। इसका नाम रख दीजिए कुछ A B C। फिर क्या किया गया, इस शंकु को काट दिया गया कहीं से। इस शंकु को, ये इसकी हाइट है, इसका नाम रख दीजिए O। इस शंकु को इसकी हाइट के बीचों बीच से काट दिया गया। क्या क्या चीजें दे रखी हैं? सबसे पहले इसका एंगल दे रखा है ऊपर का, ये पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर। इसकी पूरी ऊंचाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट से काटा गया है। मिड पॉइंट से काटा जाने का मतलब क्या है, ये वाली जो है ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है। पूरी वही 20 है और मध्य बिंदु से काटा गया तो ऊपर वाली 10 नीचे वाली 10। और क्या दिया गया है, बस और कुछ नहीं दिया गया। और कहा गया है शंकु को काटकर ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया गया, जो नीचे वाला छिन्नक बचा है इस छिन्नक से एक वायर बनाया गया है। उस वायर की डायमेंशंस दे रखी हैं तो उसकी जरूरत तो बाद में पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए फोकस करिए कि क्या निकालना है। लास्ट में आपको निकालना लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ निकालनी। वायर की लेंथ निकालने के लिए वायर का वॉल्यूम निकालेंगे और वो वॉल्यूम इस छिन्नक के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसी छिन्नक से ये वायर बनाया गया है। तो इसका मतलब हमको इस छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि शंकु के ऊपरी हिस्से को काट कर अलग जब कर दिया गया तो जो नीचे वाला पोर्शन बचा, जो छिन्नक बचा, उस छिन्नक को पिघलाकर वायर बनाया गया, इस छिन्नक से वायर बनाया गया है। इसलिए इस छिन्नक का आयतन और वायर का आयतन बराबर होगा। इसके लिए हमको छिन्नक के आयतन और वायर के आयतन को बराबर रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा और छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ऐसा एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके लिए आपको r1 r2 चाहिए, h चाहिए। छिन्नक की ऊंचाई हमारे पास है, छिन्नक हमारा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये हमको मालूम है। लेकिन छिन्नक के दोनों ही सिरों की त्रिज्याएं हमारे पास नहीं है। r1 यानी बड़ी त्रिज्या, r2 यानी छोटी त्रिज्या, दोनों में से कोई भी रेडियस हमारे पास नहीं है। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसमें से रेडियस निकालें। तो जो चीजें दे रखी हैं उनको ही यूज करके आप रेडियस निकालेंगे। क्या चीजें दे रखी हैं इस बात पर आप जरा फोकस करिए। देखिए क्या कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। ऊपर का पूरा एंगल आपको 60 डिग्री का दे रखा है और आप जानते हैं किसी भी शंकु में जो शीर्ष कोण होता है, ऊंचाई वाली लाइन जो होती है, जो आधार होता है शंकु का, जो एक्सिस होता है शंकु का, वो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये पूरा 60 है तो ये इधर वाला एंगल आपका 30 होगा और ये इधर वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 30 होगा। ऐसा होता है, आप जानते हैं। अगर ये एंगल 30 है, अब देखिए ध्यान से जरा, इनके कुछ नाम रख लीजिए। O है, ये D, इसको D कह दीजिए, इसको E कह दीजिए और इसको P कह दीजिए। ट्रायंगल APE को अगर आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का आपको मालूम है, आधार आपको मालूम है, तो लंब आप निकाल सकते हैं और जो लंब होगा वही छिन्नक की छोटी वाली त्रिज्या होगी। इसी तरीके से बड़ा वाला जब ट्रायंगल लेंगे
तो tan 30 लेंगे, वहां से आपको बड़ी वाली रेडियस मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले कुछ, इसको आप R1 मान लीजिए और इसको आप R2 मान लीजिए। जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखने लगिए आप। शंकु की ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर, शंकु को बीच में से काटा गया है, इसलिए छिन्नक की ऊंचाई बराबर छोटे शंकु की ऊंचाई बराबर कितना? 30 नहीं है, ये 20 है। कितना हो जाएगा? 20/2 सेंटीमीटर, यानी h बराबर जो है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपके छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ गई। फिर क्या लिखेंगे? शीर्ष कोण 60 डिग्री, इसलिए एंगल OAC बराबर एंगल PAC बराबर कितना हो जाएगा? 60/2 यानी कि 30। OAC यानी ये और PAE माना छिन्नक की बड़ी तथा छोटी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। इसलिए एक एक ट्रायंगल ले लीजिए बारी बारी से। समकोण त्रिभुज सबसे पहले बड़ा वाला ले लेंगे AOC में। देखिए AOC में, इसमें जब tan 30 लेंगे तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और उसके साथ वाली भुजा आधार। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी OC/OA। OC/OA या AO। tan 30 की वैल्यू 1/√3। OC का मतलब R1 माना है आपने, OA का मतलब कितना है? टोटल 20। यहां से R1 आपको मिल गया 20/√3 सेंटीमीटर। इसको बनाए रखिए ऐसे ही, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज APE में, APE में क्या है? tan 30 बराबर 30 के लिए APE, ये जो ट्रायंगल है 30 के लिए PE लंब होगा और AP आधार होगा। tan 30 अगेन 1/√3 और PE है आपका R2, AP है आपका ये 10, यानी R2 इक्वल टू कितना आ गया? 10/√3 सेंटीमीटर। इसको बनाए रखिए। R1 मिल गया, R2 मिल गया, H आपके पास पहले से है, तो अब आप इस छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, ये सारा मैं इधर का साफ कर रहा हूं।
छिन्नक का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई बना रहने दीजिए। एच कितना है? छिन्नक की बात की जा रही है। छिन्नक की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। फ्रस्टम जो है वो कितना है? 10। R1 कितना है? 20/√3। 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 है 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20/√3 इंटू 10/√3। 10π/3। सॉल्व करिए। 2 दूनी 4, 400/3, 100/3 और प्लस 200/3 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 700। 700 इंटू 10 7000। 7000π/3। ये छिन्नक का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो छिन्नक आपका बना हुआ है, इस पूरे छिन्नक का आयतन इतना आएगा। अब इसी छिन्नक से एक तार बनाया गया, तो जब इसी छिन्नक से तार बनाया गया तो उस तार का आयतन भी तो इतना ही होगा, क्योंकि इसी छिन्नक से बना है। तो तार का आयतन निकाल लीजिए। तार का जो भी आयतन आएगा उसको हम इस आयतन के बराबर कर देंगे, जो निकालना है वो निकल आएगा। इसको आप क्या कह दीजिए? V1। इक्वेशन नंबर 1। ये छिन्नक का आयतन आ गया। अब लिखेंगे माना ऐसे लिखेंगे जो दिया है, छिन्नक से बने तार का व्यास कितना है? 1/16 सेंटीमीटर। तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी? R = 1/32 सेंटीमीटर। 1/16 का 1/2, या आधा करना चाहें तो करके देख लीजिए। 1/16/1/2। माना तार की लंबाई हमको निकालनी है, तो तार की लंबाई हम मान लें, माना तार की लंबाई h सेंटीमीटर है। लिखेंगे क्योंकि छिन्नक से ही तार बना है, इसलिए तार का आयतन जो होगा वो वही होगा जो छिन्नक का आयतन होगा। ये बात आप खूब समझते हैं, शुरू से ये कॉन्सेप्ट आप लगाते चले आ रहे हैं कि एक वस्तु को पिघलाकर अगर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो सेम है, यानी कि आयतन दोनों का सेम है। तो तार का आयतन क्या होगा? तार क्या होगा? तार तो बेलनाकार होता है, तो तार का आयतन क्या होगा? तार का आयतन होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब πr²h। तार यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए बेलन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि तार बेलनाकार होता है। तो तार का आयतन क्या? πr²h। छिन्नक का आयतन कितना आया है? 7000π/3। पाई से पाई कैंसिल हो गया,
ठीक है, आइए इधर को साफ किया जाए फिर से। क्या आ जाएगा, h आपको निकालना है, h इक्वल टू आ जाएगा 7000 बाई 3 और आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा इक्वल टू 1/r²। 7000 बाई 3 इंटू आर की वैल्यू है 1/32, यहाँ पर 1/r है तो 1/r का मतलब ये पलट जाएगा, r 1/32 तो r का उल्टा 1/r, 1/r का उल्टा 1/32 का उल्टा 32 और उसका स्क्वायर। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं। सात 7000 पाई बटे, देखिए छिन्नक का आयतन जो आपने निकाला था उसको ठीक कर लीजिए, मैं यहाँ पे बिगाड़ चुका हूँ। 7000 पाई बाई 3 नहीं, 7000 पाई बाई 9 आएगा, वहां पे एक 3 छूट गया था, ठीक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। जहां पर आपने छिन्नक का आयतन ऐसे v1 बराबर लिखा था 7000 पाई बाई 3, तो वहां पे एक 3 छूट गया था, वो ब्रैकेट के अंदर वाला उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि एक 3 वो था और एक 3 बाहर था, तो जो बाहर वाला 3 है फॉर्मूला ये होता है ना 1/3 पाई h और ब्रैकेट में r1², तो एक अंदर से 3 आया था और एक बाहर 3 था, ये 3 और ये 3 मिलकर 3 3 9 हो गया था, तो यहाँ पर ये 9 होगा। v1 जो पहली समीकरण आपने बनाई थी उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा नहीं है इसलिए अब मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। जो v1 इक्वल टू इक्वेशन लिखी थी वो 7000 पाई बाई 3 लिखा था, 3 की जगह 9 होगा क्योंकि ऊपर एक 3 और था जिससे मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए थे, तो ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको बना लीजिए, 9 रहेगा यहाँ पर, तो ये सुधार लीजिए। ये 9 और ये 9, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना क्या आता है। ठीक है, अब इसको काट पीट आपको लंबी करनी पड़ेगी। चलिए 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 और बटे में कितना 9 और ये सेंटीमीटर, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करते 1 2 3 0 लगा दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करते 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल चला 1, 7 0 0 1 और 7 एकम 7 और बटे में 9 सेंटीमीटर। काट दीजिए इसको, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 9 से काटिए 71 को, तो 9 सते 63, 9 अट्ठे 72, 9 सते 63, 7 आएगा, 63 के बाद 7 और 1 8 बचेगा 86, 9 9 81, ठीक, 5 बचेगा 58, 9 छाक 54, 4 बचेगा 9 चौक 36, 4 बचेगा 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 9 चौक 36 और छोड़ देंगे। बहुत लंबा आया है, ठीक है, चलिए ठीक है, यही आएगा। क्या आ गया, h इक्वल टू जो भी आया है वो आपका सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि बहुत बड़ी डिजिट है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। मीटर में चेंज करने 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 7 9 6 4 6 4 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.44 मीटर। इतना लंबा तार जो है वो इस छिन्नक को पिघलाकर बनाया जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए और बस कीजिए। ये 2 सवालों ने आज पूरा टाइम ले लिया, और पूरा टाइम क्या, पूरे टाइम से ज़्यादा ले लिया। तो चलिए ठीक है, इन सवालों को आप लगाइए और इनके अलावा और सवालों को भी लगाइए,
और आज की क्लास को हम लोग फिर यहीं पर रोकते हैं और कुछ और नए सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।